रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देखना यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हम प्रोटेक्टिव बेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ सुनी होगी, जैसे कि बेल के बारे में, फिर आपने बेल की टाइप्स को भी देखा होगा, जिसमें हम बेल बिफोर अरेस्ट और बेल भी आफ्टर अरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बेल, फिर बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस डिस्कस की हमने, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस डिस्कस किया। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिसमें बेल एज अ राइट आपको दी जाती है, यानी कि अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो जो कोर्ट है वो आपको बेल एज अ राइट अगर ग्रांट करती है तो उसको हम बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें आपको बेल एज अ राइट ग्रांट की जाए वो बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। फिर आ जाता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसमें जो बेल आपको एज अ राइट ग्रांट नहीं की जाती, उसमें सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं और डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। अब आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती है, जिसमें बेल आफ्टर अरेस्ट है और बेल बिफोर अरेस्ट है। बेल आफ्टर अरेस्ट जो है उसमें ये है कि अगर कोई शख्स किसी मुकदमे में मतलूब है तो पुलिस उसको फॉर द सीक ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद अपनी कस्टडी में रखती है, रिमांड लेती है। रिमांड लेने के बाद उसको जुडिशल कर दिया जाता है 14 दिन के लिए, और जो जुडिशल रिमांड चलता रहता है और फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कस्टडी में रखा जाता है। तो उसके लिए जो उसको बाहर निकालने के लिए, बेल आउट करवाने के लिए जो बेल दायर की जाती है वो बेल अब आफ्टर अरेस्ट दायर की जाती है। अगर अब आते हैं कि अगर कोई शख्स है जिसके खिलाफ किसी दूसरे शख्स ने झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है या किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो पुलिस और लॉ जो है वो उसको एक रेमेडी प्रोवाइड करता है सेक्शन 498 सीआरपीसी के तहत, जिसमें यह है कि उस शख्स को अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए और पुलिस को अपना जो है वो वर्शन पेश करने के लिए ये एप्रीहेंशन हो कि उसको अगर अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसके पास जो है वो कानूनी ये लॉ मौजूद है, उसके पास ये रेमेडी मौजूद है कि वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा के जो है मुतलका पुलिस के पास जाए और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे। इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के बाद उसको पुलिस उस मुकदमे में अरेस्ट नहीं करती जब तक कि बेल का फ़ैसला नहीं हो जाता। इसमें जो होता है सेक्शन 498 सीआरपीसी का ही जिक्र किया जाता है, और उसके बाद जो है वो बाकायदा जब बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है तो उसके अगेंस्ट श्योरिटी जो है वो अदालत ऑर्डर करती है। श्योरिटी देने के बाद आप मुतलका पुलिस स्टेशन में जाते हैं। मुतलका आपका उस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको आप अपना बयान कलमबंद करवाते हो और उसको बताते हैं कि असल सर्कमस्टांसेस क्या थे, आप उस वक़ूअ में किस हद तक मुलव्विस हैं, आपका क्या किरदार है। तो जब आप उसको अपनी सफाई पेश करते हैं और अगर वो आपकी सफाई जो आपने पेश की है उसके साथ एग्री कर जाता है तो वो आपको बेगुनाह कर सकता है। लेकिन अगर वो आपको गुनाहगार लिख देता है तो इट्स मीन कि आप उस एफआईआर में बाकायदा तौर पे मुलव्विस हैं, उस वक़ूए में मुलव्विस हैं। तो फिर वो जो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट आ जाता है कि पुलिस के गुनाहगार करने के बावजूद जो कोर्ट है वो आपकी इस बेल का क्या फ़ैसला करती है। अब व्यूअर्स, जो प्रोटेक्टिव बेल है, हम प्रोटेक्टिव बेल के बारे में जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी एक तरह से बेल बिफोर अरेस्ट ही होती है। ये सेक्शन 498 जो है इसका कोई रेलिवेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन वह सेक्शन 498 सीआरपीसी में ही गर्दानी जाती है। अब प्रोटेक्टिव बेल क्या है, प्रोटेक्टिव बेल से मुराद क्या है, प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब एक मिसाल मैं आपको से समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे किसी दूसरे ज़िले में, यानी कि बंदा लाहौर का रहायशी है और मुकदमा दर्ज हो गया उसका जो साहिवाल में, मुल्तान में। अब उसको ये है कि इस मुकदमे की एफआईआर की कॉपी उसके पास आ जाती है। वो मुकदमे में मुलव्विस है या नहीं है ये चीज़ मैटर नहीं करती, उसको पता चल जाता है कि मुल्तान में मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। अब वो उसे नहीं पता कि कौन सा थाना है, कि जो मुतलका थाना है उसको ये पता चल जाता है। उसे ये होता है कि यार मैं अगर लोगों को नहीं जानता जिन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया, या मैं अगर उन अदालतों में जाता हूँ अपनी गवाह लेकर या अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, या किसी भी जगह पे मैं मूव होता हूँ, तो मुझे ये एप्रीहेंशन है, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मुझे उस मुकदमे में गिरफ़्तार ना कर लिया जाए।
तो फिर वो उसके पास क्या रेमेडी बचती है कि मैं अगर उसने प्री अरेस्ट भी करवानी है, ज़ाहिरी बात है जो प्री अरेस्ट उसने करवानी होगी तो उसको मुल्तान जाना पड़ेगा। मुल्तान उस जो थाना है उसकी जो जुरिस्डिक्शन में जो भी उसकी एडिशनल सेशन जज का जो अदालत होगी उसमें जाके उसने अपीयर होना है, बेल कराने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये सारा जो पीरियड है उसका यहाँ से मुल्तान जाना, वहाँ पे जाके वकील ढूंढना, फिर जाके प्री अरेस्ट बेल फाइल करना, तो अगर इस सारे प्रोसीजर के दौरान उसको इस बात का डाउट हो मुलजिम को कि मैं जाऊंगा तो मुझे कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, कि मैं वहाँ तक पहुँच ना सकूँ प्री अरेस्ट की स्टेज तक, तो मैं क्या करूँ, उसके पास क्या रेमेडी है। तो इसी चीज़ और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है प्रोटेक्टिव बेल करवाई जाती है। प्रोटेक्टिव बेल आपकी हाई कोर्ट से भी होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी होती है। प्रोटेक्टिव बेल में आप अदालत को बताते हैं कि फ़लाँ इलाके में मेरा ये केस है, उसमें जो आपके एरिया की जो है वो आपके एरिया ही की जो आपके एरिया की हाई कोर्ट होगी उसमें आप जाएंगे, आप जाके कहेंगे फ़लाँ इलाके में मेरा केस है, ये मेरे ऊपर चार्ज है, ये उसका FIR नंबर है, ये सारे मामलात है, मैं अपने आप को मुतलका कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं मुतलका अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर करके इस केस को फेस करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करूँ, मैं थाने के में जाके IO के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करूं, लेकिन मुझे एप्रीहेंशन है कि जो दूसरी पार्टी है आइदर कि मुझे रास्ते में गिरफ्तार ना कर ले, मुझे कोर्ट के बाहर गिरफ्तार ना कर ले, मुझे कोर्ट में एंटर होते गिरफ्तार ना कर ले, लिहाजा मुझे प्रोटेक्टिव बेल जो है जिसको हिफाजती ज़मानत कहते हैं वो ग्रांट की जाए। जो प्रोटेक्टिव बेल जब अलाउ की जाती है, जब ग्रांट की जाती है फॉर अ टाइम बीइंग, यानी कि 1 वीक के लिए प्रोटेक्टिव बेल दी गई, 1.5 वीक के लिए दी गई, 20 दिन के लिए दी गई, 28 दिन के लिए दी गई, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ जज, कि हाई कोर्ट के जज देखते हैं कि आपको कितने दिन चाहिए आप अपनी प्री अरेस्ट करवाएंगे। वो कह देते हैं सर मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मुझे 15 दिन का टाइम दे दें, 10 दिन का टाइम दे दें, तो कोर्ट जो है उसको बिफोर टाइम जो है उसको जो कोर्ट है वो उसको टाइम दे देती है। जब प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास मौजूद होते हैं, फिर वो उसी थाने में भी जा सकता है, प्री अरेस्ट करवाने के बगैर उस इलाके में भी एंटर हो सकता है, तो उसको उस मुतलका जो मुकदमा है उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये प्रोटेक्टिव बेल जो है उसकी अथॉरिटी होती है उस शख्स के पास कि प्रोटेक्टिव बेल करवाने के बाद वो अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएगा, फिर प्री अरेस्ट बेल करवा के उसमें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो भी शवाहिद है वो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और कोर्ट को प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स है जो इश्तिहारी हो चुका है, जो कि कानून के दायरा इख्तियार से बाहर है, जो कि कानून की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, एक शख्स है जो बाहर के ममालिक में रहता है, अब वो शख्स बाहर है और वो पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाती है उसकी गैर मौजूदगी में, अब उसको ये एप्रीहेंशन है कि मैं एयरपोर्ट पे उतरता जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा या FIR को पता चलेगा या पुलिस को पता चलेगा, तो मुझे एयरपोर्ट से डायरेक्ट आते साथ ही गिरफ्तार ना कर लें। इसके लिए भी, इस चीज़ से बचने के लिए भी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल का ही सहारा लिया जाता है। अदालत में प्रोटेक्टिव बेल फाइल की जाती है, बताया जाता है कि हमारा क्लाइंट है, ये फ़लाँ जगह का रहायशी है, इसके अगेंस्ट फ़लाँ केसेज हैं, ये पाकिस्तान आके अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाह रहा है, कोर्ट के सामने अपने आप को रखना चाह रहा है, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहा है, तो लिहाजा इस केस में इसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट की जाए ताकि ये जब एयरपोर्ट पे उतरे, जब वो पाकिस्तान एंटर हो तो एंटर होते साथ ही इसको फ़लाँ मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये प्रोटेक्टिव बेल जो है उसको जब अलाउ की जाती है तो फिर वो बाकायदा तौर पे अपने मुल्क में आ सकता है, आने के बाद उसको बाकायदा कोई शख्स भी किसी केस में भी उसको गिरफ्तार, मुतलका केस में गिरफ्तार नहीं करता और ना ही उसको जो है वो गिरफ्तारी करके उसको जेल में डाला जाता है। उसको ये टाइम दिया जाता है कि जितना अरसा उसके पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है उतना अरसा जो है वो अपनी जो है प्री अरेस्ट बेल फाइल करे या अपने केसेस को जाके फाइट करे। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब अब रिसेंटली पाकिस्तान आया तो वो भी प्रोटेक्टिव बेल पे पाकिस्तान आए थे, उनकी प्रोटेक्टिव बेल को अलाउ किया गया कि इतने अरसे तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक वो आगे अपनी प्री अरेस्ट बेल या अपनी जितनी भी सज़ा है उनकी सस्पेंशन फाइल नहीं करते, तब तक नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तो ये था लॉ ऑफ प्रोटेक्टिव बेल। अब हम अपनी अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।